इंडिया या फिर ये कहें इसरो, इसके पास 9 मेजर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं स्पेस के क्षेत्र में। ये बात बताई डॉक्टर वी नारायणन ने, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। तो ये 9 रिकॉर्ड्स आखिर कौन से हैं जो और किसी भी देश के पास नहीं हैं, और ये 9 रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इसरो इस देश के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के क्षेत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह की वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मिशन से ही। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन का 2014 का। ये बना इस मिशन के बाद आपको पता होगा कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री बना था जिसने मार्स पे रीच किया था अपने मेडन अटेम्प्ट में। मतलब ऐसा नहीं था कि इंडिया पहली बार मार्स पे पहुंचा था, इससे पहले यूएसए वगैरह पहुंचे हुए थे, लेकिन इंडिया ने पहले ही प्रयास में मार्स पे पहुंच गया था। ये अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसी के बाद जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं, नासा से लेकर के यूरोपियन एजेंसीज और इसके अलावा जितने भी विकसित देश हैं, सबको चौंका दिया था इसरो ने। और इसका बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हाइप बना हुआ था। और इसी को लेकर के बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी विकसित देश में जाएंगे तो वहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होने लग गया। मतलब ये होने लग गया कि इसरो कैसे पहुँच गया, कहने लग जाते हैं लोग कि आपको अपने देश पे ध्यान देना चाहिए, गरीबी हटाने पे, मार्स पे जाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर ये सारी बातें अलग है, लेकिन बहुत बड़ा एक कह सकते हैं अचीवमेंट ये इंडिया के पास है। इसके बाद PSLV C-37 जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था एक बार में 104 सैटेलाइट को लॉन्च करने का। मतलब सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट छोटी बड़ी मिला करके वो लॉन्च करी गई थी। और ये अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है, कोई तोड़ नहीं पाया है। फिर आते हैं चंद्रयान 1 पे, जो कि 2008 में था। तो 2008 में छोड़ा गया जो चंद्रयान 1 है, ये पहला ऐसा मिशन बना था जिसने डिस्कवर किया था वाटर मॉलिक्यूल्स को लूनर सरफेस पे, सब सरफेस पे, एक्सोस्फीयर पे, जिसको बाद में नासा ने भी कंफर्म किया था कि हाँ ये बात जो बताई जा रही है एकदम सही है। तो ये भी अपने आप में पहला देश इंडिया बना था जिसके किसी मिशन ने ना लूनर पे, लूनर का मतलब मून पे जा करके वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करी थी। उसके बाद से ही जो ये मून पे जो या लूनर एक्सप्लोरेशंस हैं उसमें और तेज़ी देखने को मिली। फिर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, जिसके तहत दुनिया का सबसे बेस्ट ऑर्बिटर कैमरा, मतलब सबसे बेहतरीन इमेजिनरी वाला जो कैमरा है वो लॉन्च किया गया। और वो जा करके ऑर्बिट हुआ सही जगह पे, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल इमेजिनरी लूनर्स की मिलने लगी। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी देशों के पास भी ऑर्बिटर हैं लूनर के, या लूनर के ऑर्बिट में चलते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन कैमरा अभी तक और किसी देश के ऑर्बिटर में नहीं था जो कि इसरो ने डेवलप किया या फिर डिप्लॉय किया। फिर आते हैं हम इसी के थर्ड फेज में, जो कि है चंद्रयान 3 2023 में जो हुआ था। इसने भी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं हाइप क्रिएट करी। मतलब कि एकदम तहलका मचा दिया था इसने कि भारत वो पहला देश बना था जो लूनर साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंड कर पाया था। और मतलब साउथ पोल के पास जो है जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, और वो सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। और इसके साथ साथ इसी से एक और रिकॉर्ड बनता था कि पहली बार जो साउथ पोलर रीजन है चंद्रमा का, उसका ऑन साइट मेजरमेंट हो पाया था। जो इसमें गया था प्रज्ञान रोवर, उसने ऑन साइट मेजरमेंट किया था। इसको कुछ लोग पार्शियल सक्सेस भी मानते हैं, पार्शियल वैसे मानना नहीं चाहिए, लेकिन मानते हैं हाँ पूरी तरीके सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जो प्रज्ञान रोवर था, जब वो लूनर नाइट आई थी लगभग 14 दिनों की, तो उसके बाद उसको वेकअप किया जाना था, लेकिन वो वेक नहीं हो पाया था। मतलब फिर से उसे जगाया नहीं जा सका। लेकिन उससे पहले जो उसने रिसर्च वगैरह करी वो सब अभी भी है। और फिर आता है नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी में। आपको पता होगा कि भारत ने जो क्रायोजेनिक इंजन है वो खुद से बनाया है, किसी से टेक्नोलॉजी उधार नहीं लिए, किसी सहायता नहीं ली। 2014 से 17 तक ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि इसमें जो फ्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, -150 डिग्री से फिर नीचे या फिर उसके आसपास होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, साथ में फिर उसे बर्न किया जाता है। तो इससे तो इफ़िशियंसी बहुत अच्छी मिलती है, साथ ही साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर ही होता है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन भारत ने खुद से बनाया और ये भी रिकॉर्ड टाइम में बनाया। तो इसका जो डेवलपमेंट है लिखा है डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन
फर्स्ट फ्लाइट डन विथ ओनली 3 इंजन्स, मतलब जो पहली इसकी फ्लाइट डन हुई वो केवल 3 इंजन्स के साथ हुई, बल्कि जो बाहर के जो देशों ने डेवलप किए हैं उसमें 4 से 11 इंजन्स लग गए हैं, तब जा करके इसको डेवलप कर पाया गया है या फिर इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो पाई है। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी LMV-3 जो कि क्रायोजेनिक स्टेज में हुई थी। 28 महीने के अंतर्गत ही ये हो गई थी, मतलब 28 महीने में इंजन बनाया गया, सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर इसे टेस्ट भी किया गया LMV-3 के साथ। जबकि बाहर के अगर देशों की बात करें तो लगभग 37 से 108 मंथ लग गए थे इसको डेवलप करने में, फिर फाइनली इसको लॉन्च करने में। तो ये भी अपने आप में अभी तक का रिकॉर्ड है। और उसके बाद हॉट स्टेज की जो टेस्टिंग होती है वो 34 डेज में पूरी कर ली गई थी। बाकी देशों को देखेंगे तो 64 से 10 मंथ लगते हैं, 64 डेज से 10 मंथ बाकी कंट्रियों ने लिया था क्रायोजेनिक इंजन के हॉट स्टेज टेस्टिंग के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसरो ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ डेवलप किया बल्कि उसमें भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिसको इसरो ने कायम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। तो ये कुछ मेन रिकॉर्ड्स हैं जो कि इसरो ने इस्टेब्लिश किए हैं, तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं कुछ की कॉन्टेक्स्ट वगैरह की, तो इसमें यह समझिए कि जो भी रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर रिकॉर्ड आपको 2008 के बाद देखने को मिल रहे हैं। मतलब 2008 के बाद आप देखेंगे तो इसरो एक अलग ही कदम या फिर एक अलग ही स्पेस में चला गया है, जहाँ पे रॉकेट्स जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, जो मिशंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसरो ने अभी तक 4000 रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं भारत की ज़मीन से, और इसमें 133 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही कह सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इन सारी चीज़ों में वो है कॉस्ट एफिशिएंसी की। एक मजाक भी बनाया जाता है इसको लेकर के। मजाक बनाया क्या जाता है, मतलब मजाक उड़ाया जाता है बाकी जो एजेंसीज हैं उनका, कि आपको पता होगा कि एक हॉलीवुड की मूवी आई थी मार्शियन, वो मूवी जितने में बनी थी उससे कम बजट में इसरो ने मार्स पे अपना मिशन भेज दिया था। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंसी इसरो की कितनी अच्छी है, मतलब कितनी बेहतरीन कॉस्ट एफिशिएंसी है। इसके साथ साथ जो टाइमलाइन है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो भी बेहतरीन है। तभी हम अपने पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, किसी से मदद लेकर के नहीं, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और उसका बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस की, तो सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि बहुत कम खर्चा लगता है एक रॉकेट को भेजे जाने में। जो भी ऑर्बिट में भेजे जाता है, सैटेलाइट वगैरह को भेजा जाता है, उसमें खर्चा बहुत कम लगता है कंपेयर टू बाकी जो एजेंसीज हैं उनसे। तो इससे होता क्या है, एक तो इसरो का भी जो बजट है वो कम खर्च होता है। इसके अलावा इसरो जो कॉमर्शियल मिशंस हैं उन्हें भी कर पाता है, मतलब विदेश की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी भेज पाता है। सभी को लगता है कि भाई कम पैसे में अगर कहीं से भेजी जा रही है सैटेलाइट, और वो भी सक्सेस रेट इतना अच्छा है, बहुत ही कम ऐसे टेस्ट होते हैं जो फेल होते, बहुत ही मतलब ऐसे कम मिशन है जो फेल होते हैं। तो ऐसे में सक्सेस रेट इतना अच्छा है और इसका जो कॉस्ट है काफ़ी कम है। तो जो अट्रैक्शन है बाहर का या कॉमर्शियल जो अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है इसका जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं इसरो के, जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स को बनाना, डेवलप करना बहुत ही कम समय में, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लिफ्टिंग में, मतलब जब बहुत भारी जो पेलोड है उसको लेकर के जाना है, आपको एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, क्रायोजेनिक इंजन आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए इसरो ने अपने आप ही ये डेवलप किया है। फिर उसके बाद इसका नेशनल इम्पैक्ट भी है कि इस तरह के जब प्रोग्राम, हमारे स्पेस प्रोग्राम है जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो इनका प्रयोग सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सब जगह भी किया जाता है। आपको पता होगा कि अभी इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी इसरो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपने सैटेलाइट्स के जरिए। तो सिर्फ एक ही क्षेत्र नहीं है कि बस सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, इसके मल्टीपल जो क्षेत्र होते हैं वो खोल देते हैं सक्सेसफुल जो स्पेस एजेंसी होती है वो। अगर हम आगे बात करते हैं फ्यूचर एम्बिशंस की इसरो के क्या हैं, तो जो इसरो के चेयरमैन उन्होंने ये बताया कि वो टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 इसी तरह के और वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में कमिंग ईयर्स में, जो कि धीरे धीरे करके हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसरो के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मिशंस हैं, जैसे गगनयान मिशन है। आपको पता होगा कि अभी गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो अभी गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो नहीं हो रहा है। भारत के अपने जो रॉकेट हैं उससे एक जो है एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, उसकी बात हो रही है, जो कि 2025-26 के लेट में टारगेटेड है। देखते हैं ये कब तक पूरा होता है। इंडिया अपना एक स्पेस स्टेशन बनाने का टारगेट ले रखा है 2035 तक। आपको पता होगा
कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिसमेंटल किया जा रहा है। इसकी जो लास्ट डेट वगैरह है, ईयर्स वगैरह है, वो आ चुके हैं, मतलब उसे हटा दिया जाएगा। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के चलता है। तो अब भारत, और भारत के साथ साथ जैसे चाइना है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर ही रहा है, और रशिया है वो भी डेवलप कर रहा है, तो अब इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। क्यों? कि अगर एस्ट्रोनॉट्स को जाना है अंतरिक्ष में, कोई रिसर्च करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उनको रुकना है अंतरिक्ष में, तो स्पेस स्टेशन का होना बहुत जरूरी। तो उसके लिए भारत अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। साथ ही साथ 2040 तक इंडिया का एम है कि वो ह्यूमंस को मून पे लैंड कराएंगे। मतलब अभी तक तो हमारे जो रोवर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो जा चुके हैं मून पे। अमेरिका की तरह इंडिया 2040 तक टारगेट लेके रखा है कि मून पर किसी इंसान को, किसी एस्ट्रोनॉट को, किसी इंडियन को लैंड कराएंगे। तो ये भी एक बहुत एम्बिशियस मिशन है इसरो का। तो आप देख सकते हैं कि इसरो के जो अभी के प्रोजेक्ट हैं वो चल ही रहे हैं, उसके बाद इंडिया के कुछ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मिशंस हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। आगे हम बात करते हैं इसरो की। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने फाउंड किया था, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन, 2025 से ये हैं। इसकी जो पेरेंट बॉडी वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंतर्गत आती है। और पहला जो सेटेलाइट है वो इंडिया ने 1975 में आर्यभट्ट नाम का भेजा था। अब पहले सेटेलाइट से अभी आप देखेंगे तो इसरो ने बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगा चुका है इसरो। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिहाज से, और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, कहीं भी ऐसी न्यूज़ आए तो ये चीज़ें आपको पढ़ करके ज़रूर रखनी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।